स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन रीड करेंगे तलाश, भारत के अतीत की झांकी। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। आगे लेखक कहता है कि आखिर यह भारत है क्या और उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। लेखक कहता है कि भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैंने उसे एक आलोचक की नज़र से देखना शुरू कर दिया। ऐसे आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीतों के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में भी नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था। आगे लेखक बता रहा है कि वह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। उसके तरफ उस प्राचीन नगर के घर गलियां बिखरी थी जिससे हजारों वर्ष पहले बताया जाता था। यह एक उस समय की विकसित सभ्यता थी और फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित भी किया, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। इन नदियों ने भारत की मुझे आकर्षित किया। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य और नाटक से संबंध न जाने कितने पौराणिक कथाएं एकत्रित हैं। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। मैंने पुराने स्मारकों, भग्नावशेषों को और पुराने मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने और कुछ आगरा और दिल्ली की इमारतें देखी जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा है। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों हजारों लोग हजारों की संख्या में आते हैं। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हजारों लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे, पीड़ा भोगते थे, और इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। वह परंपरा जो दूर दूर तक और जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन नाश होने के कारणों की खोज और लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट रूप से है।
भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में ज़माने से पिछड़ा था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास लगता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल, सजीव व समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकान के कारण विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। भारत में भी निरंतरता बनी रही और इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई देने पड़ते थे। साथ ही साथ प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। अगला टॉपिक है हमारा भारत की तलाश। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों, विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझसे एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उसमें संतोष नहीं हुआ। न ही मुझे सही उत्तर मिल पा जिसकी मैं तलाश कर रहा था। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की। इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए, किंतु पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मैंने बहुत सी अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी और उससे कहीं अधिक पाया। उसका कारण भारत की प्राचीन संस्कृति परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।